फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट टॉपिक चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। तो बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और इसके बाद मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैं क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो बिना किसी के देरी के वीडियो में बने रहें, है ना। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हम आज डिस्कस करेंगे जो FW टेलर द्वारा लाई गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या टेक्निक्स है जो टेलर जी लाए हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनर में। तो सबसे पहले आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड नंबर का जो टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। थर्ड आता है आपका वर्क स्टडी एंड फोर्थ आता है डिफरेंशिएट पीस बेस्ड सिस्टम एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन। तो एक एक करके पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करें तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर जी ने सजेशन दिया है कि जो डिपार्टमेंट है उसे दो पार्ट में बांट दिया जाए। एक होना चाहिए आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में भी कुछ अलग अलग स्पेशलाइजेशन रखे जाने चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट जिसका एक्सपर्टीज़ है उस वर्क में, उनके हिसाब से वर्क होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आज कोई टीचर है, कोई टीच कर रहा है कोई सब्जेक्ट, जैसे आज मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसकी क्या है, मैथ्स में एक्सपर्टीज़ है ना। आज आप आप साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी क्या है, एक्सपर्टीज़ है। ऐसे ही टेलर जी ने यह कहा है कि हर एक पर्सन की एक्सपर्टीज़ सभी कामों में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज़ बंदों को उनके पीछे रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो टोटल कितने एक्सपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन में नीड है, तो टोटल एक्सपर्टीज़ उन्होंने सजेस्ट करा है कि 8 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें 8 एक्सपर्टीज़ कौन कौन से हैं, इसमें 2 डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा गया है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए और सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कहा गया है, रूट क्लर्क मतलब जो रास्ता दिखा रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो प्लान करना है ना, जिनका ये वर्क रहेगा कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करें, प्लान करें। अब सबसे पहले रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रास्ता दिखाना किसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सेकंड आता है आपका कार्ड क्लर्क। कार्ड क्लर्क का मतलब ये होता है, आज सामने वाला उस रास्ते पे चल रहा है तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है जो फेस करनी पड़ती है, तो एक इंस्ट्रक्शन देना जिसे हम बोलेंगे रूट कार्ड क्लर्क। तो अब हम से थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइम क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम एंड कॉस्ट लाइन क्या होती है कि प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं और मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो टाइम पे बन रहा है और बन रहा है कि नहीं, और सेकंड चीज़ मिनिमम कॉस्ट है कि नहीं उस प्रोडक्ट की। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका डिसिप्लिनरी। आज कोई भी वर्क कर रहा है तो सामने वाला बंदा, तो एक इनिशिएटिव होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, 100% अपना ऑर्गेनाइजेशन में दे, उसी को हम डिसिप्लिनरी बोलेंगे। लास्ट सेकंड पॉइंट, ये 4 एक्सपर्टीज हमने पढ़े। अब 4 एक्सपर्टीज कायम आएंगे अंडर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है, सबसे पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या कर सके, देख रेख कर सके कि मशीन टूल्स सही टाइम पे है कि नहीं, है ना। ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, उसे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। फिर अगला जो आता है जिसे हम बोलते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब ये होता है कि टाइमिंग पे सामने वाला बंदा उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, जो जॉब और असाइनमेंट दी है उसे ड्यूटी, तो वो टाइमिंग पे कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। थर्ड आता है आपका जिसे हम बोलते हैं
रिपेयर बॉस। और फोर्थ पॉइंट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर और रिपेयर बॉस का ये काम होता है, आज एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो फ्रेंड्स, उसमें कुछ मशीन्स भी होगी, है ना। अब उस मशीन्स में क्या होती है, कभी कभार प्रोडक्शन करते करते समय वो मशीन्स ख़राब हो जाती है। अब ख़राब हो जाती है तो वो क्या करना पड़ता है, उसे बाहर भेजना पड़ता है, फिर उसे रिपेयर करना पड़ता है, उससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो एक रिपेयर बॉस भी होना चाहिए जो रिपेयरिंग के लिए होना चाहिए, जो हर चीज़ का वो रिपेयरिंग का वर्क देख सके मशीन्स टूल्स में, है ना। और लास्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब आज आउटपुट तो निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, आज की कोई चीज़ बन रही है, लेकिन वो आउटपुट अच्छी क्वालिटी में बन रहा है कि नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने 8 एक्सपर्टीज देखे जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। सेकेंड पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कोई भी वर्क अगर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या उसकी साइज़ होगी, क्या क्वालिटी होगी, क्या वेट होगा, है ना। और ऐसा नहीं उस वर्क को सिंपल करना है। एग्जांपल के लिए आज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट से सामने वाला क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़ हो सकता है ना। तो आप एक ही प्रोडक्ट में ध्यान दें, ताकि मतलब प्रोडक्शन मतलब एक या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखें उस वेराइटी के या उस क्वालिटी के, जिससे कस्टमर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। आज अब मैं 10 से 17 वेराइटी दिखा रहा हूँ सामने वाले को किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिमिटेड प्रोडक्ट सामने वाले के पास रखूँगा, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट रखा, 2 प्रोडक्ट रखा, 4 प्रोडक्ट रखा, तो उसमें से वो कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, डिसाइड तो कर लेगा कि उसे ये वर्क यही प्रोडक्ट क्या करना है, बाय करना है, मतलब ख़रीदना है। तो इस काम जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए और सिंपल वे में होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें चैनल को, है ना। आता है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। आज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आज आप क्या करेंगे, बिजनेस भी अगर ओपन करा है आपने तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं ना। तो प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, जब तक आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे आप सेल करेंगे। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट है वो खरीदी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इन्होंने भी कुछ सजेशन दिए हैं कि इनके साथ भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आता है फैटिग स्टडी, सेकंड आता है मोशन स्टडी, थर्ड आता है टाइम स्टडी, और फोर्थ आता है आपका, फोर्थ कौन सा पॉइंट आपका लास्ट, जैसे टाइम स्टडी हो गया आपका, और एक आता है मोशन स्टडी, ठीक है। और डिफरेंशिएट टी स्पेस सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फैटिग स्टडी की बात करते हैं फ्रेंड। फैटिग स्टडी का मतलब होता है, टेलर साहब ने सजेशन दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें वॉच करो, उनका जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किस टाइम पे वो थक रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 शिफ्ट है ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि ये 3 शिफ्ट है, इन 3 शिफ्ट में वर्क होगा, पहली शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अब फर्स्ट शिफ्ट में मान लो 3 से 4 घंटे की है ना, और थर्ड लास्ट शिफ्ट भी 3 से 4 घंटे की है, लेकिन बीच वाली जो शिफ्ट है वो 1 आध 2 घंटे की है। तो हमें क्या करना है, वो बीच वाली शिफ्ट में क्या देना है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एक ब्रेक देना है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो नोट किया जाए कि कब एम्प्लॉय थक रहा है, उसका एक एवरेज निकाला जाए, है ना, और छोटा सा इंटरवल दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके, फ्रेश माइंड से कोई भी वर्क को क्या कर सके और अच्छे से कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिससे हम बोलते हैं फैटिग स्टडी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे जिसका नाम है मोशन स्टडी। आज आप मान लो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग मेथड्स लगा रहे हो, उस मेथड में से बेस्ट मेथड कौन सी है उस चीज़ को बेचने की। एग्जाम्पल के लिए आज मेरा कोई फुटवेयर का बिजनेस है ना। अब फुटवेयर बिजनेस में सबसे पहली चीज़ जो आती है, उसमें आपको 2 चीज़ मतलब मेथड्स आपको अडॉप्ट करनी है, अलग अलग मेथड्स लगानी है। जैसे पहली क्या आती है, एक होता है आपका ह्यूमन मेथड्स, है ना, और एक होता है मशीन्स और टेक्निक्स, है ना। तो मशीन्स आपको ज़्यादा वो फ़ायदा दे रही है कि आपको ह्यूमन मेथड ज़्यादा दे रही है, या ना ह्यूमन टेक्निक्स, ठीक है, ह्यूमन एंड मशीन टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं। आज मान लो आप सामने वाले से वर्कर से काम करवा रहे हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, या आपकी कॉस्ट कम लग रही है कि नहीं लग रही है। और मशीन में अगर काम कर रहे हैं तो मशीन में अच्छा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो मेथड आपको डिफरेंट लगानी है, उसमें से बेस्ट मेथड आपको चूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करनी है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे मेथड स्टडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेथड स्टडी में मुझे लग रहा है आपको अच्छे से आ गया होगा। लास्ट पॉइंट आता है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब आज कोई वर्क कर रहा है सामने वाला, तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए, है ना। आज मान लो आपने कोई प्रोडक्शन दिया है सामने वाले को, आपने वो मान लो 100 पीस दिए हैं, आप बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने 100 बैग दे दिए बनवाने के लिए। अब वो 100 बैग उसी टाइम पे वो सामने वाला बना रहा है कि नहीं,
है ना। और नेक्स्ट डे भी आपको वही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि वो नेक्स्ट डे भी वही 100 आइटम उसी टाइमिंग पे बना रहा है कि नहीं। अब उसमें आपको ये पता करना है कि कौन प्रोडक्टिव है और कौन अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब जो काम में बिल्कुल अपना 100% दे रहा है, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो थोड़ा फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। तो प्रोडक्टिव कैसे पता करेंगे? जो अपना काम बिल्कुल टाइमिंग पे कर रहा है कि नहीं। तो उसे जो टास्क दे रहे हैं उसे नोट करिए, उस टाइम पीरियड को नोट करिए कि वो सामने वाला इस टाइम पे काम कर रहा है, तो सेकंड डे भी इसी टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं ले रहा है। ये आपका होता है आपका सबसे बेस्ट टाइम स्टडी, है ना। उसमें आप प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट है उसे आप रखें, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स मोशन स्टडी का मतलब होता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। प्रोडक्टिव वालों को रखा जाए, अनप्रोडक्टिव वाले मूवमेंट्स को हटा दिया जाए, है ना। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव वर्कर्स के बारे में नहीं। पता चला वर्कर के से जो जॉब ही चले जाए। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आज मान लो सामने वाला वर्क कर रहा है ना, और वर्क करते करते वो क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है ना। आज मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज सामने वाला एक फैक्ट्री में काम कर रहा है ना। अब फैक्ट्री में सामने वाले को बोला है अरे वो टूल्स लेके आओ, उसमें अलग अलग किट है। अब वो कोई चीज़ बना रहा है या रिपेयर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो टूल निकालेगा, है ना। वहाँ पर जाएगा वो टूल लेने उस टूल बॉक्स में, ठीक है। और वो औजार निकालने के बाद क्या करेगा, उस चीज़ को रिपेयर करेगा। अब मान लो उसे दूसरा टूल लग रहा है, दूसरा औजार लग रहा है, तो वापस वो वहाँ कहाँ जाएगा, उसी टूल में, है ना। वो वही टूल लेगा और वापस से क्या करेगा, रिपेयर। इससे अच्छा क्या करना चाहिए उस सामने वाले बंदे को, वो टूल बॉक्स ही यहाँ पर लेके आ जाना चाहिए जहाँ पर वो काम कर रहा है। इससे उसका टाइम बचेगा। वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट यहाँ से टूल नीचे से उठा सकता है और डायरेक्ट क्या कर सकता है, प्रोडक्शन में लगा सकता है, जिससे उसका टाइम बचेगा। तो इन्होंने ये बताया है साइंटिफिक टेक्निक्स लगाई है ना। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, जैसे अभी मैंने बताया वो टूल बॉक्स, है ना। तो वो टूल वाली जो चीज़ है उसे क्या करना चाहिए, टूल बॉक्स को सामने रख देना चाहिए। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या हुआ उसका, कि वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह टूल लेके आ रहा था, है ना। तो वो इससे अच्छा क्या कर सकता है, टूल किट पूरी अपने नीचे रख सकता है सामान। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। तो फ्रेंड डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि सामने वाले को सैलरी दो, है ना, लेकिन सैलरी कैसे दो, जो प्रोडक्टिव है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में 100% दे रहा है, उसे अच्छी सैलरी दी जाए। और ऐसा नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं होता है कि ज़्यादातर कि वो सभी अनप्रोडक्टिव हो। 70% प्रोडक्टिव, 80% प्रोडक्टिव मिलेंगे, लेकिन 30% 10% मक्कारी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव वालों को अच्छी सैलरी देनी है, और अनप्रोडक्टिव जितने भी है ना, उन्हें आप थोड़ी कम सैलरी दें, ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोडक्टिव वाले के हिसाब से बन सके। और ऐसा एक टाइम आएगा कि आज मान लो आपने कोई प्रोडक्शन दिया है ना, आप प्रोडक्शन के लिए आपने बोला 100 बैग बनवाने है ना। तो वो 100 बैग बना पा रहा है टाइमिंग पे, तो उसको सैलरी अच्छी दी जाए, है ना। और वो 100 वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट के हिसाब से वो कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि एक वर्क कर रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे सैलरी क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, सामने वाला का जो आप टास्क दे रहे हैं डे बाय डे, उससे आपका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन लेवल के साथ क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव मूवमेंट के हिसाब से दें। जो प्रोडक्टिव है उन्हें ज़्यादा सैलरी दें, जो अनप्रोडक्टिव है उन्हें कम सैलरी दें। तो ये आपका था डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। अब आखिरी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं थर्ड चैप्टर पे पढ़ूंगा जिसका नाम है प्लानिंग। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें 12th क्लास वालों से, है ना, ताकि आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, आज दो चीज़ होती है, एक होता है मैनेजर और होता है सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है, ऑर्डर देता है ना। मैनेजर के माइंड में क्या चलता है, ये सामने वाला काम नहीं कर रहा, मक्कारी कर रहा है। और सबऑर्डिनेट क्या सोचता है, ये मुझे काम ज़्यादा देता है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में तालमेल, एक दूसरे के बारे में जो थिंकिंग है उसे चेंज की जाए। आपको घुल मिल के काम करना है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में वर्क करो, है ना, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो, या एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ें मत सोचो। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव वर्क। अगर आपने ये जो मैंने पॉइंट समझाए हैं आज, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाइक करें, है ना, एक थंबनेल बनाएं, ताकि आपको ये मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, तो वो भी आपको मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। और एक और मैंने चीज़ देखी थी
कि मेरा वीडियो नहीं मिल पा रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मेरा वीडियो अगर आपको फाइंड करना है तो बस आपको ये सर्च करना है लक्की यूट्यूबर बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। आपको फर्स्ट में ही मेरा वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।